हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग बर्ड। दोस्तों, कल हम आप लोग का जूलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर दिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक जूलॉजी के सिलेबस का यूपीएलटी गेट का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जाति तथा उपजाति की धारणा तथा द्विनाम पद्धति स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो यूपीएलटी गेट बायोलॉजी का सारा सिलेबस कवर कराएंगे धीरे धीरे। जो लोग फ्री में सिलेबस कवर करना चाहते हैं, हमारे द्वारा पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जाति तथा उपजाति की धारणा तथा द्विनाम पद्धति। दोस्तों, आप लोग को पता है, कल हम आप लोग को बता चुके थे कि जाति शब्द को सबसे पहले जानरे के द्वारा दिया गया था, और हम आप लोग को ये भी बता चुके वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। वर्गीकरण क्या होता है, किसी जीवों को उनके समानताओं या असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में ही बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, कल अपने वीडियो में हम बताए थे। टैक्सोनॉमी मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस और नॉमी, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था करना या नियम बनाना। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करना या नियम बनाना। ठीक है दोस्तों, चलो कल हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। मतलब वर्गीकरण कैसे आया, टैक्सोनॉमी आया कैसे, कौन से वैज्ञानिक ने लेके टैक्सोनॉमी स्टार्ट कैसे आया। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों, कल हम आप लोग को बताए थे कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद होगा, कल हम आप लोग इस सब पे डिस्कशन हो गया था कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस, उनकी बुक का क्या नाम है। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, जाके हमारे चैनल पे वीडियो देख लीजिए, सारा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आइए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। इसको देखने के बाद हम लोग जाति तथा उपजाति की धारणा स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जीव जातियों का वर्गीकरण, उनको जैसे कोई भी काम को पढ़ने के लिए वर्गीकरण करने की जरूरत है ना, तो उनको इस आधार पर वर्गीकरण किया गया कि कौन से जंतु उड़ने वाले हैं, कौन से जंतु हमारे लिए हानिकारक हैं, कौन से नहीं हानिकारक हैं, कौन से जंतु घातक हैं, कौन से जंतु हमारे लिए अघातक हैं। समझे दोस्तों, इस आधार पर पहले जीवों का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद आए वैज्ञानिक अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वर्गीकरण को इन्हें नहीं दिया था। अरस्तु ने वर्गीकरण को दो भागों में डिवाइड किया। वर्गीकरण के दो समूह में पहला है दोस्तों एनेइमा। इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए। एनेइमा, ठीक है। और सेकेंड क्या है, इनेइमा। इनेइमा, इनेइमा। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ए नईमा क्या होता है और ई नईमा क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ से प्रीवियस में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ए नईमा में वैसे जंतु आते हैं, वैसे जंतु का समूह आता है जिनका ब्लड ग्रुप लाल नहीं होता है। ठीक है, जिनका ब्लड, ऐसे जंतु जिनके में ब्लड लाल नहीं पाया जाता है, वो जंतु ए नईमा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया मोलस्का, हो गया इकाइनोडर्मेटा, हो गया और एनेलिडा हो गया, स्पंजेज हो गए। ठीक है दोस्तों, और ई नईमा में ऐसे जंतु आते हैं जिनका ब्लड लाल होता है। ई नईमा फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है अंडयुग
और दूसरा होता है जरायु। जरायु को आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, जो बच्चे देने वाले होते हैं, अंडे के जो अंडे देने वाले होते हैं। चलिए हम लोग इसको लिख भी लेते हैं। पहले एनाइमा, हेडिंग है एनाइमा। साथ में दोस्तों नोट्स बनाते जाइए तो फिर रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, एनाइमा किसे कहते हैं? वे जंतु जिनमें लाल वे जंतु जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है। एनाइमा में वे जंतु जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, नेक्स्ट एनेलिडा, नहीं नेक्स्ट मोलस्का, नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा या आर्थ्रोपोडा लिख लीजिए पहले यहाँ पे। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, एनाइमा क्या होता है? वे जंतु जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है, इस उन्हें एनाइमा कहते हैं। जैसे स्पॉन्जेज हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इकाइनोडर्मा। दोस्तों इन स्पॉन्जेज का ब्लड सफेद होता है, वो लाल नहीं होता है। आप लोग को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया जाता है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए स्पॉन्ज दे दिया, मोलस्का का कुछ दे दिया ऑप्शन, जैसे पाइला दे दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। आगे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन का एनिमिलिया का, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे मोलस्का के अंदर कौन से जीव आते हैं, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस जो है पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, पोरीफेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, और क्या आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। वैसे आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आप लोग देखिए वीडियो का, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, एनाइमा हो गया। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड है इनैमा। इनैमा में वे जंतु जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। वे जंतु जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है इनैमा कहलाते हैं। इनैमा को दो भागों में रखा है दोस्तों ने। पहला है जरायुज और सेकेंड है अंडयुज। ये विविपोरा है। जरायुज को क्या बोलते हैं? विविपोरा। अंडयुज को ओविपोरा। ठीक है दोस्तों, इनैमा में वे जंतु जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है। लाल रुधिर आप लोगों को पता है किसमें पाया जाता है? मनुष्य हो गया, सारे जानवर हो गए। ठीक है, और जरायुज क्या होता है? वे जंतु जो बच्चे देते हैं, जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मनुष्य बच्चा देता है ना, बच्चा पैदा करता है, और सारे स्तनपायी बच्चे देते हैं, और सारे एनिमल। ठीक है, जैसे भी इसमें एग्जाम्पल लिख लिए जरायुज में, सीधा एग्जाम्पल दे देते हैं। मनुष्य, सभी स्तनपायी। ठीक है, अंडयुज में वे जंतु जो अंडे देते हैं। कौन कौन से जंतु अंडे देते हैं? सांप हो गया। ठीक है, और क्या?
पक्षी हो गया। जरायुज क्या होता है? जो बच्चे देते हैं। अंडयुज क्या होता है? जो अंडे देते हैं। ठीक है। अरस्तु ने इनैमा को दो भागों में डिवाइड किया, पहला जरायुज, दूसरा अंडयुज। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक रह गया था कल, वर्गीति का संक्षिप्त इतिहास। टाइम खत्म हो जाने की वजह से नहीं पढ़ा पाए थे, आज ये कंप्लीट हो गया। इसको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन याद था दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अक्सर यहाँ से मैंने देखा प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है। कौन कौन से जंतु में रुधिर लाल नहीं होता है? ये तो नॉर्मल है, रुधिर किसमें लाल होता है ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके बच्चे इसको इम्पोर्टेंट भी डाल लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जाति। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। आज के टॉपिक पे, आज की टॉपिक क्या है? पहले जाति। मतलब स्पीसीज। स्पीसीज कहते किसे हैं? जंतुओं का वो समूह जो आपस में इंटरब्रीडिंग करता है, मतलब अंतरा प्रजनन जिसमें पाया जाता है, जो आपस में इंटरब्रीडिंग करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज क्या होती है? जंतुओं का वो समूह जो आपस में इंटरब्रीडिंग करता है, उसे जाति कहते हैं। ठीक है। जो आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। लिख देते हैं डिफिनेशन। जंतुओं का वह समूह जो आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, जाति कहलाते हैं। जाति कहलाते हैं। ये इसको अंतरा प्रजनन भी बोलते हैं, अंतरा जनन। ठीक है। जाति किसे कहते हैं? जंतुओं का वो समूह जो आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, जाति कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए जाति के गुण क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, जाति के गुण। जाति के कौन कौन से गुण है? जाति में जो जीव होंगे उनमें आकार की संरचना समानता पाई जाती है, मतलब उनका जो आकार होगा वो समान होगा, पहला गुण हो गया। सेकंड क्या होता है? जाति में जो एक ही समूह के जीव होते हैं, जो एक ही जाति के जीव होते हैं, वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, मतलब अंतर प्रजनन की करने की उनकी क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्या गुण होता है? वो उनके द्वारा जो उत्पन्न बच्चे होते हैं, एक ही जाति के जीव द्वारा उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, उनमें भी आपस में प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जीव किसी अन्य जाति के जीव के साथ प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान दे लीजिए, लिख भी देते हैं। जाति का पहला गुण क्या होता है? ये जीव आकार की संरचना में समान होते हैं, मतलब वैसे जीव जिनकी स्ट्रक्चर समान पाया जाता है, आकार समान पाया जाता है, ये एक ही जाति के जीव होते हैं। दूसरा क्या होता है?
इनमें प्रजनन करने की, इनमें अपने समूहों के साथ अपने जाति के समूहों के साथ प्रजनन करने की क्षमता होती है। प्रजनन करने की क्षमता होती है। क्या दोस्तों? इनमें अपने जाति के समूहों के साथ प्रजनन करने की क्षमता होती है। इनके द्वारा उत्पन्न संतान भी आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट गुण, पॉइंट नंबर 4, ये जीव या इस समूह के जीव या एक ही जाति के जीव किसी अन्य जाति के साथ प्रजनन नहीं कर सकते। क्या हो गया दोस्तों? जाति के गुण कौन कौन से? ये जीव आकार की संरचना में समान होते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? समान पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें अपने जाति समूहों के साथ प्रजनन करने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? इनके द्वारा उत्पन्न संतान भी आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, एक ही जाति के जीव किसी अन्य जाति के जीवों के साथ प्रजनन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हेडिंग, जाति की अवधारणा, जो कि हम लोग का है ना सिलेबस में, जात तथा उपजात की अवधारणा। अब हम लोग देखेंगे जाति की अवधारणा। जाति की अवधारणा। दोस्तों, जाति की 3 अवधारणा है। पहला है आकार की अवधारणा, दूसरा है जैव वैज्ञानिक अवधारणा और तीसरा है जेनेटिक जाति अवधारणा, जीनिक जाति कॉन्सेप्ट। ओके। जाति की अवधारणा कौन कौन सी है? पहला आकार की अवधारणा, दूसरा है पहला आकार की जाति अवधारणा और दूसरा है जैव वैज्ञानिक जाति अवधारणा।
नेक्स्ट क्या है? जीनिक, या जेनेटिक। जीनिक जाति अवधारणा। जाति की 3 अवधारणा होती है दोस्तों, आकार की जाति अवधारणा, जैव वैज्ञानिक जाति अवधारणा और जीनिक जाति अवधारणा। अब हम लोग देखेंगे आकार की जाति अवधारणा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, पहला है आकार की। आप लोग को हेडिंग से ही समझ में आ गया इसमें क्या बोलने वाले हैं हम। आकार की, जिसमें आकार समान हो। ठीक है, आकार की जात अवधारणा। आकार की जाति अवधारणा को सबसे पहले लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कल हम आप लोग के सामने डिस्कस किए थे कि लिनियस वैज्ञानिक ने 2 जाति की अवधारणा दी थी। ठीक है, जंतु और पादप। ठीक है, इस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए आकार की जाति अवधारणा। यह अवधारणा लिनियस के द्वारा आगे भी लिख दिया तथा अन्य वैज्ञानिकों, मतलब जो लिनियस के समय में जो भी साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। ठीक है, लिनियस तथा अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। होता क्या है आकार की जाति अवधारणा? इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के सभी जीवों में आकार की संरचना समान पाई जाती है। क्या है दोस्तों? इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के सभी जीवों में समान आकार की संरचना पाई जाती है। समान आकार की संरचना पाई जाती है। क्या हो गया दोस्तों? पहली उदाहरण क्या है? ये ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस का ही टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान से पढ़िए। आकार की जाति अवधारणा क्या है? यह अवधारणा लिनियस तथा उनके समय में जो कार्यरत वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दी गई थी। इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के सभी जीवों में समान आकार की संरचना पाई जाती, मतलब उनका स्ट्रक्चर जो आकार है वो सेम होगा एक ही स्पीसीज के जाति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैव वैज्ञानिक अवधारणा। नेक्स्ट है जैव वैज्ञानिक जाना ही पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। जैव वैज्ञानिक अवधारणा। जैव वैज्ञानिक अवधारणा क्या होती है दोस्तों? जैव वैज्ञानिक अवधारणा को सबसे पहले मेयर के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है आपको दिख ही रहा हेडिंग में। इसमें इस अवधारणा के अनुसार
एक ही जाति के सभी जीवों में अंतर प्रजनन करने की क्षमता होती है। एकदम सेम जो जाति का डिफिनेशन है ना, सेम वही होता है। ठीक है, इस अवधारणा को सबसे पहले वैज्ञानिक मेयर के द्वारा दी गई। इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के सभी जीवों में प्रजनन आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है। प्रजनन करने की क्षमता होती है। इसको लिखिए दोस्तों, तब तक हम इंक डाल लें। ठीक है, इसको लिखिए तब तक। जैव वैज्ञानिक अवधारणा क्या है? जैव वैज्ञानिक अवधारणा क्या है? इस अवधारणा को सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? मेयर के द्वारा दिया गया था। और इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के सभी जीवों में आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है। ठीक है, निकल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है। हाथ गंदा हो गया। क्या हो गया? जैव वैज्ञानिक इस अवधारणा को सबसे पहले मेयर के द्वारा दी गई। इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के सभी जीवों में आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है जिनिक जाति अवधारणा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जिनिक चल क्यों नहीं रहा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। चलिए पहले थर्ड क्या था, जिनिक जाति अवधारणा। जिनिक जाति अवधारणा, ठीक है। अब देखते हैं जिनिक जाति अवधारणा क्या होती है। इस अवधारणा के अनुसार जीवों में आनुवंशिक समानता पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये जो अवधारणा है जिनिक जाति अवधारणा, ये विकासवाद के बाद प्रस्तुत की गई थी। अब इस अवधारणा के अनुसार सभी अंतर प्रजनन करने वाले जीवों में जेनेटिक समानता होती है और इसमें समान जीन समूह पाए जाते हैं। लिख लेते हैं यह अवधारणा विकासवाद मतलब जब जीवों का विकास हो गया उसके बाद प्रस्तुत की गई। विकासवाद के बाद प्रस्तुत की गई इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के जीवों में एक ही जाति के प्रजनन करने वाले जीवों में जीनिक समानता पाई जाती है। जीनिक समानता पाई जाती है तथा ये जीव समान जीनिक कोड के होते हैं। क्या है दोस्तों जीनिक जाति अवधारणा? यह अवधारणा विकासवाद के बाद प्रस्तुत की गई। इस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के प्रजनन करने वाले जीवों में जीनिक समानता पाई जाती है तथा ये जीव समान जीनिक कोड के होते हैं। समान जीनिक कोड मतलब सेम जेनेटिक कोड के होते हैं, ठीक है, सेम जेनेटिक पूल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया जात की अवधारणा हो गई। अब देखते हैं हम लोग उपजात की अवधारणा। नेक्स्ट उपजात की अवधारणा। उपजाति किसे कहते हैं? वे जंतु जो किसी विशेष
भौगोलिक स्थिति के कारण थोड़े से डिफरेंस हो गए हो, मतलब जाति का जो सब डिवीजन है उपजाति, मतलब जाति और उपजाति, उसी में थोड़ा सा जाति में ही थोड़ा सा अलग टाइप के जीव हो जाते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर वेशभूषा, वहाँ कहाँ उनका रहने का स्थान, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, उन्हें उपजाति में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, उपजाति की अवधारणा क्या होती है? प्रत्येक उपजाति की समष्टियों तथा उपजाति की अवधारणा में प्रत्येक उपजाति की समष्टियों तथा अन्य उपजाति के समष्टियों में प्रत्येक उपजाति के समष्टियों में तथा अन्य उपजाति के समष्टियों में आनुवांशिक अंतर होता है। आनुवांशिक अंतर होता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये अंतर इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये जीव आपस में इंटर प्रजनन कर सकते हैं, मतलब आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं। आनुवांशिक अंतर होता है तथा यह अंतर इतना सूक्ष्म होता है कि इतना सूक्ष्म होता है कि ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं। प्रजनन कर सकते हैं या प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। उपजाति की अवधारणा क्या है? प्रत्येक उपजाति की समष्टियों तथा अन्य उपजाति की समष्टियों में आनुवांशिक अंतर होता है तथा यह अंतर इतनी सूक्ष्म होता है कि ये जीव आपस में प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जाति और उपजाति की धारणा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द्वि नामकरण की पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए, लिख चुके हैं, मिटा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्वि नामकरण की पद्धति। द्वि नामकरण की पद्धति स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? ठीक है, वर्गीकी की इकाई यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकी की क्या है? क्या दोस्तों, जैसे रेल को बनने में एक एग्जांपल देखिए, जैसे रेल बना, हमारे सामने साइकिल बना, कोई भी चीज़ का जब आविष्कार होता है तो प्रिमिटिव टाइप का रहता है, कैसा रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता जाता है और एक अच्छा खासा, इस टाइम जैसे पहले रेलगाड़ी कैसे थे, कोयले से चली, एक ही दो इंजन उसमें लगा, ठीक है, एक इंजन लगा, एक ही दो डिब्बे लगे, फिर तेल से चलने लगी, अभी क्या है, इलेक्ट्रिक चलती है। ठीक है, एक टाइम आएगा मैग्नेट से भी चलने लगेगी। नेक्स्ट जैसे हो गया साइकिल। साइकिल पहले कैसे थी, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ तो साइकिल आज के ज़माने में कितना, कहीं रेंजर है तो ये है तो वो है, तो साइकिल भी चेंज हो गई। उसी तरह जब वर्गीकी हुआ, किसी भी जीवों का वर्गीकरण हुआ तो वह धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते गए, धीरे धीरे अच्छाइयाँ मतलब डेवलपमेंट होता गया। सबसे पहले वर्गीकी को लिनियस महोदय ने किया, उन्होंने
6 वर्गों में बांटा, ठीक है। फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ और फिर जाके वर्गीकी को 7 इकाई बताई गई। 7 इकाई कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला है जाति, दूसरा है वंश। देखिए दोस्तों, जैसे किसी जीव का पहले हम लोग स्पीसीज क्या होती है, फिर उसका वंश क्या होता है, फिर कुल, चौथा गण, कुल के बाद क्या आता है गण, फिर वर्ग, पांचवा वर्ग मतलब क्लास, छठवां वर्ग के बाद क्या आता है दोस्तों, संघ, और लास्ट जगत। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्योंकि अधिकतर हम लोग इसको इंग्लिश में याद करते हैं। पहला है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद दोस्तों आता है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, क्लास के बाद क्या है, इसको क्या बोलते हैं संघ को, फाइलम, फिर इसके बाद किंगडम। ये सीक्वेंस दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि देखिए ये जाति, वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, हम सबसे पहले उसका क्या नाम पूछते हैं, नाम क्या है, ठीक है। फिर हम लोग पूछेंगे उसका वंश क्या है, किस वंश से बिलोंग करता है। जब वंश हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग पूछेंगे कुल, तुम्हारा कुल क्या है, कुल का नाम बताओ। जब कुल पता चले गढ़ क्या है, किस गढ़ से है, गढ़ के बाद वर्ग, संघ और जगत। दोस्तों वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तथा वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, और वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, किंगडम मतलब जगत। वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई, स्पीसीज जो होता है वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है, और किंगडम जो होता है वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। स्पीसीज तो आप लोग को पता ही चल गया दोस्तों क्या होती है। फिर हम आपको बताए हैं कि जो ऐसे जीवों का समूह जो आपस में इंटरब्रीडिंग करने की क्षमता रखते हैं उन्हें स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज के समूह को, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज जीनस। ठीक है, स्पीसीज के जो समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। वंश के समूहों को कुल कहते हैं, कुल के समूह को गण, गण के समूह को वर्ग, वर्ग के समूह को संघ, संघ के समूहों को जगत में रखते हैं। देखिए एक स्पीसीज के जो सारे जीव होते हैं, फिर उनको स्पीसीज के जो सारे जीव के समूह हो गया उनको किस में रखेंगे, वंश, वंश के समूह को कुल, कुल के समूह को गण, गण के समूह को वर्ग, वर्ग के समूह को संघ और संघ के समूह को जगत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिए। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं नामकरण की पद्धति। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट है नामकरण की पद्धति।
पद्धति पाई जाती है। पहला है सामान्य नामकरण या सामान्य या देसी नामकरण या देसी नामकरण। दूसरा है द्वि नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति। ठीक है, दूसरा है द्वि नामकरण पद्धति। अब तीसरा है त्रिनामकरण पद्धति। पहला कौन सा है? सामान्य या देसी नामकरण पद्धति। दूसरा है द्वि नामकरण पद्धति। तीसरा है त्रिनामकरण पद्धति। चलिए हम लोग पहले देखते हैं सामान्य या देसी नामकरण पद्धति क्या होता है। पहला सामान्य या देसी नामकरण पद्धति। सामान्य देसी नामकरण पद्धति क्या होता है दोस्तों? इसमें किसी जीवों का एक ही जीव का अपनी अपनी भाषा में नाम रखा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गौरैया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य नाम में गौरैया बोलते हैं। अंग्रेज के लोग क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं। और जर्मन के लोग हास्परलिंग और स्पेन में गोरी ऑन बोला जाता है। ठीक है, समान नामकरण देसी नामकरण पद्धति में जब किसी भी जीव का हम लोग जो समान अपनी बोलचाल की भाषा में जो नाम रख देते हैं उसे की हो सामान्य नाम या नामकरण देसी नामकरण पद्धति के नाम से जाना। जैसे एग्जाम्पल में कोई पूछे मतलब क्या होता है गौरैया, हम लोग अपने भारत में क्या बोलते हैं? गौरैया जो हम लोग के घरों में आती है अक्सर करके पक्षी, नॉर्मल पक्षी क्या बोलते हैं? गौरैया बोलते हैं। उसी को अंग्रेज वाले क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं। ठीक है, और स्पेन वाले क्या बोलते, जर्मनी वाले क्या बोलते हैं? हास्परलिंग बोलते हैं। और स्पेन वाले गौरी ऑन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सामान्य या देसी नामकरण पद्धति क्या होती है। किसी जीव का अपने बोलचाल की भाषा में नामकरण करना ही सामान्य या देसी नामकरण कहलाता है। सामान्य या देसी नामकरण कहलाता है। किसी जीव का अपने बोलचाल की भाषा में नामकरण करना सामान्य या देसी नामकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गौरैया, गौरैया कहाँ बोला जाता है? भारत में। भारत में गौरैया पक्षी को क्या बोला जाता है? गौरैया। और फिर इसी को गौरैया को ही अंग्रेज के लोग स्पैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैरो। स्पैरो कहाँ बोला जाता है? अंग्रेजी लोग बोलते हैं, मतलब ब्रिटेन के लोग। यहाँ लिखते हैं अंग्रेज के लोग, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अंग्रेज के लोग।
अंग्रेज के लोग गौरैया को क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं। अब जर्मनी के लोग गौरैया को क्या बोलते हैं? हास्परलिंग बोलते हैं। जर्मनी के लोग हास्परलिंग कहाँ बोला जाता है गौरैया को? जर्मनी में बोला जाता है। ठीक है, और जर्मनी हो गया। और स्पेन में गौरैया को क्या बोला जाता है? गौरी ऑन बोला जाता है। गौरी ऑन कहाँ बोला जाता है? स्पेन में। देखिए गौरैया के कितने नाम हैं? गौरैया को भारत में गौरैया बोला जाता है, अंग्रेज के लोग स्पैरो बोलते हैं, जर्मनी के लोग हास्परलिंग बोलते हैं, और स्पेन के लोग गौरियान बोलते हैं। दोस्तों ऐसे अगर सब जगह अलग अलग नामकरण की पद्धति रहेगी तो एक ही जीव के कितने सारे नाम हो जाएंगे। तो क्या ये सक्सेस हो पाया समान नामकरण पद्धति? नहीं हो पाया। जब एक ही जीव को पूरे विश्व में पहचान करना हो तो उस जीव का एक ही नाम रखना पड़ेगा ना, इसीलिए द्विनामकरण की पद्धति आई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की जो हम लोग का सिलेबस है, द्विनामकरण की पद्धति। नेक्स्ट है दूसरा, द्विनामकरण की पद्धति। द्विनामकरण की पद्धति हो सकता है क्यों पड़ी? एक ही जीव का पूरे विश्व में एक ही नाम रखने के लिए द्विनामकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी, ताकि कोई जीव है, कोई एनिमल है, कुछ भी हो, पक्षी हो कि कोई भी, तो उसका एक ही नाम के थ्रू हम पूरे विश्व में जान सकें। ताकि कहीं हम जाएं, मान लीजिए ब्रिटेन चले गए तो हम लोग होमो सैपियंस बोल दिए तो मनुष्य सब तुरंत समझ जाएगा कि मनुष्य की बात हो रही है। अगर हम लोग इसका कोई दूसरा नाम अपनी फैसले से गौरैया है, अपने यहाँ गौरैया बोल रहे हैं, अब हम लोग ब्रिटेन में चले गए, वहाँ भी गौरैया बोल रहे हैं, तो क्या कोई समझ पाएगा वहाँ पे गौरैया किस कौन सी पक्षी का नाम है? नहीं ना। इसीलिए द्विनामकरण की पद्धति आई जो पूरे विश्व में एक समान रहेगी। जैसे वहाँ पे गौरैया का जो भी नाम है वहाँ पे फिर वही नाम सेम रहेगा। द्विनामकरण की पद्धति सबसे पहले लिनियस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, द्विनामकरण की पद्धति को लिनियस महोदय ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। द्विनामकरण की पद्धति लिनियस के द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, लिनियस की एक बुक थी, बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस महोदय ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में ही द्विनामकरण पद्धति को दिया था। इसीलिए लिनियस महोदय को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता लिनियस को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में किसी भी जीव जंतु के द्विनामकरण पद्धति को दिया था। ठीक है दोस्तों, द्विनामकरण की पद्धति सबसे पहले लिनियस ने दिया। उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में द्विनामकरण की पद्धति दिया। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता लिनियस को कहते हैं। द्विनामकरण पद्धति में पहला जो होता है वो स्पीसीज और दूसरा वंश, जाति और वंश का नाम, स्पीसीज और जीनस के नाम मिला के द्विनामकरण की पद्धति दी गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला
स्पीसीज होता है। किसी भी जीव का पहला नाम जो होता है, जैसे मनुष्य है होमो सेपियंस, होमो जो स्पीसीज सैपियंस जीनस हो गया, ठीक है। कुत्ते का क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस, फैमिलियरिस। गौरैया का क्या होता है? गौरैया क्या होता है? पेजर, डोमेस्टिकस। देखिए, मनुष्य का नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस, गौरैया का पेजर डोमेस्टिकस। इसी नाम से गौरैया को जब हम लोग कहीं और किसी और विश्व में, किसी और कंट्री में जाएंगे, हम लोग पेजर डोमेस्टिकस बोल देंगे तो सारे लोग जान जाएंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गौरैया की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रहे, स्पीसीज का जो लेटर होता है, पहला लेटर वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। और जीनस का जो सेकेंड वाला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में रहता है, ठीक है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और सेकेंड स्मॉल लेटर से। देखिए सब में मैंने लिखा है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। और एक चीज और ध्यान रहे, बुक में कहीं भी देखे लिखा हुआ देखते होंगे आप लोग, इटालियन लैंग्वेज में लिखा रहता है, मतलब थोड़ा तिरछे लिखा रहता है। मान लीजिए होमो सैपियंस लिखना है ना तो ऐसे लिखा रहेगा, होमो सैपियंस। ये कौन सा होता है? इटालियन होता है, ठीक है। तो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए इटालियन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग अब देखेंगे त्रिनामकरण पद्धति। ये द्विनामकरण पद्धति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है त्रिनामकरण की पद्धति। त्रिनामकरण की पद्धति। त्रिनामकरण की पद्धति में क्या है दोस्तों? जैसे कोई उपजाति के, जैसे किसी भौगोलिक अलगाव की वजह से, भौगोलिक क्षेत्र की वजह से किसी जीव का जो थोड़ा सा चेंजेज आता है, जीव के अंदर थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है, तो उसके नाम में भी हम लोग 3 अक्षर का नाम, जैसे होमो सैपियंस में 2 ही वर्ड था, होमो और सैपियंस, वैसे हम लोग 3 अक्षर के नाम रख देते हैं। जैसे कौवा है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी उपजाति के अंतर्गत भौगोलिक अलगाव की वजह से, अलगाव के कारण त्रिनामकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी। मतलब कोई
कोई जाति जो उसके अंदर भौगोलिक अलगाव पाई जाए, भौगोलिक दृष्टि से उससे कोई विभिन्नताएं पाई जाए, तो वह जाति उपजाति का जो नामकरण की पद्धति होती है, त्रिनामकरण की पद्धति अपनाया जाता है। जैसे कौवा का ले लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या लेते हैं? कौवा। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? कोसास स्प्लेंडर्स। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवस। कोस क्या है? कोवर से, कोवर से। कौवा का वैज्ञानिक नाम है कोवर्स, ठीक है? कोवर्स स्प्लेंडर। स्प्लेंडर कौवा का वैज्ञानिक क्या नाम होता है? कोवर्स स्प्लेंडर। लेकिन इंडिया में क्या बोलते हैं कौवा का? कोवर्स स्प्लेंडर। स्प्लेंडर स्प्लेंडर स्प्लेंडर। इंडिया में क्या बोला जाता है? कोवर्स स्प्लेंडर स्प्लेंडर। यहाँ लिख देते हैं भारत में, ठीक है? और कौवे को बर्मी में क्या बोला जाता है? कोवर्स स्प्लेंडर इंश्योरेंस। कहाँ बोला जाता है? बर्मी में। देखिए दोस्तों, तीन नाम पर हो गए ना, तीन नाम। जैसे कौवा का कोवर्स स्प्लेंडर वैज्ञानिक नाम होता है, लेकिन भारत में भौगोलिक विषमता के कारण, भौगोलिक अलगाव के कारण भारत के कौवे विभिन्न दूसरे टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है? जो काले होते हैं सब। यहाँ के कौवे को कोवर्स स्प्लेंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और बर्मी में कौवे कुछ अलग टाइप के पाए जाते हैं। होता तो कौवा ही है, लेकिन उसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए बर्मी के कौवे को कोवर्स स्प्लेंडर इंसोलेंस कहा जाता है। दोस्तों, आज पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं। आपका यूनिट फर्स्ट आज कवर हो चुका है। कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करा देंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों? जैसा कि आप लोग को पता है, हम सिलेबस यूनिट वाइज में डिवाइड किए। जैसे पढ़ने में देखिए 2-3 क्लास में पूरा सिलेबस यूनिट फर्स्ट का कवर हो गया। अब हम लोग कल से यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पहले सब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिससे सिलेबस को पढ़ने और पढ़ाने में दोनों आसानी होती है, ठीक है दोस्तों? अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे ऐसे ही बायोलॉजी के यूपी एल टी गेट बायोलॉजी के सारे सिलेबस कवर कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।